अब बेटा उसके कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है, कुछ क्या बेटा एक्सेप्शन है। मतलब क्या कि इन केसेस के अंदर, लिसन मी, इन केसेस के अंदर अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा। ये इसके एक्सेप्शन है बेटा, ये जरूर याद करने, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नॉर्मली बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड होता है। लेकिन उस रूल के कुछ अपवाद है, एक्सेप्शन है। इन केसेस में अगर कंसिडरेशन नहीं भी है ना तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। विद लॉजिक बताऊंगा मैं आपको, बना बना के चार्ट समझा के, सुनना ध्यान से। नंबर 1, चलो एक्सेप्शन टू बी द अबव रूल सेक्शन 25 में बता रखे हैं, मींस कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन विल बी वैलिड। मतलब ये इसके एक्सेप्शन है, इनमें अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। अब कौन कौन से है वो जरा ध्यान से सुनना। नंबर 1 एक्सेप्शन, अपवाद नंबर 1 है ये एक्सेप्शन, इफ एग्रीमेंट इज मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव है अगर किसी रिलेशन के अंदर, नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन पार्टीज स्टैंडिंग इन ए नियर रिलेशन टू ईच अदर, इफ इट इज मेड इन राइटिंग एंड मस्ट बी रजिस्टर्ड। अगर कॉन्ट्रैक्ट की दोनों पार्टियां हैं उनमें नेचुरल लव है या अफेक्शन, नेचुरल लव मतलब जो नेचुरली होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नेचुरली नहीं माना जाता, क्लियर कर देता हूं आपको मैं, क्योंकि केस आ जाए तो वो नेचुरल लव नहीं माना जाएगा। नेचुरल लव है सन फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, समझ रहे मेरी बात, दैट इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन। या समझ, अफेक्शन वाला उससे नहीं होता प्यार, समझ वो भी। तो नेचुरल और लव या अफेक्शन है, जैसे मान लीजिए ग्रांड फादर है, दादाजी है, दादाजी ने कोई प्रॉपर्टी अपने पोते को एज ए गिफ्ट दे दी बेटा, क्या दे दी, गिफ्ट। पोते को मान लीजिए कोई उसका फ्लैट था दिल्ली के अंदर, वो फ्लैट गिफ्ट कर दिया अपने पोते को, ठीक है। तो पोते को, तो पोता जो है वो क्या बन गया, पार्टी बन गया, ग्रैंडसन क्या बन गया, पार्टी हो गया कॉन्ट्रैक्ट की। अब पोता समझ के उसको 10 साल का मत मान लेना, पोता बेटा 25 साल का भी होता है, और पोता धीरे धीरे 50 का भी होएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो उसने अपने ग्रैंडसन को गिफ्ट कर दी, ध्यान से सुनना, ग्रैंडफादर ने किसको बेटा, ठीक है। अब इसको तो प्रॉपर्टी मिल गई, तो इसके लिए कंसिडर क्या, प्रॉपर्टी। अब ग्रैंडसन ने अपने दादाजी को क्या दिया, कुछ नहीं दिया। इधर से तो कंसिडरेशन है, बोलो है या नहीं है? लेकिन इधर से कंसिडरेशन, इससे पूछा तूने क्या दिया, क्या मैं दादाजी की सेवा करूंगा, इसलिए मेरे को मेवा मिली है। समझ रहे हो बेटा, ये सेवा क्यों कर रहा है, प्रॉपर्टी लेने के लिए, नेचुरल लव है क्या बेटा। अब किसी के दादाजी दे ना दे वो एक अलग मैटर है, सर नहीं देगा तो वो सेवा नहीं करेगा, तुम्हारी तरह बदतमीज नहीं है वो, समझ मेरी बात को। तो ये कॉन्टेक्ट में आपको पता कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन नेचुरल लव होने की वजह से ये कॉन्टेक्ट बिना कंसिडरेशन के भी क्या है, वैलिड है। लेकिन प्लस ये क्या होना चाहिए, ये कॉन्टेक्ट क्या होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लिखित में। भाई किसी को गिफ्ट करेगा तो ऑब्वियसली लिखवाना तो पड़ेगा, तभी तो उसके नाम प्रॉपर्टी होगी। अरे बोलो, किस में होना चाहिए, राइटिंग में, और वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड समझते हो, जैसे तहसील होती है वहां पर रजिस्ट्री नहीं होती, वो रजिस्टर्ड तो करते हैं, मतलब एज ए लीगल आपको ओनर बनाते हैं। वो क्या होना चाहिए, रिटर्न में एग्रीमेंट, तो अपने बाहर वो बैठे होते कंप्यूटर वाले, उनसे लिखवा लिया, रिटर्न हो गया, फिर उसको जाके अंदर क्या करवाते हैं, रजिस्टर करवाते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं, जो रजिस्ट्रार बैठता है, तहसीलदार बैठता है जहां पर। बोलो बात समझ आएगी। तो वो कॉन्टैक्ट नेचुरल लेवल वाला ध्यान रखना, वैलिड है अगर वो रजिस्टर्ड और राइटिंग में है। बोलो एक्सेप्शन समझ आ गया, बिल्कुल सिंपल है, कोई डाउट तो नहीं किसी को। दूसरा एक्सेप्शन, प्रोमिस टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विस। अब इसमें वो एग्जांपल आ जाओ, अगर आपने किसी को पास्ट में कोई वॉलेंट्री सर्विस दी थी उसे अपनी इच्छा से,
उसने अपनी इच्छा से क्या दी थी, पास्ट में वॉलेंट्री सर्विस दी थी, और उस वॉलेंट्री सर्विस के कारण आप उसे कंपनसेट कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल ए डूब रहा था, बी ने वॉलेंट्रली जाके क्या किया, ए को बचा दिया, वॉलेंट्रली बचाया था अपनी इच्छा से, एज ए इंसानियत के नाते। उसके बाद 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, महीने बाद, कुछ भी हो, बी कहता है कि मैं तेरे को 1 लाख रुपए प्राइज दूंगा मेरे बर्थडे पे, तूने मेरी जान बचाई, अगर तू ना बचाता तो आज ये बर्थडे ना मनाता मैं मेरे बर्थडे पे तेरे को क्या दूंगा। अब मेरी बात सुनो, इसको ये बर्थडे पे 1 लाख रुपए गिफ्ट देगा, जो भी देगा, मतलब इनाम देगा, प्राइज देगा, जो 1 लाख रुपए देने का वादा कर लिया, तो बताओ ए को कंसिडरेशन क्या मिला, 1 लाख। अच्छा, बी को क्या मिला, कुछ नहीं मिला। यहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट, सर वो जान बचाई, वो तो पहले वॉलेंटरी बताई थी, वो तो अलग बात थी। अब एट प्रेजेंट जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कितने का, मैं तेरे को 1 लाख मेरे बर्थडे में दूंगा, उसमें बताओ उसको कोई कंसिडरेशन है, नहीं है। लेकिन वो कंसिडरेशन किससे बिलोंग करता है, पास्ट वॉलेंट्री एक्ट से बिलोंग करता है। बोलो बात समझ आएगी। अब बच्चा बोलता है दिनेश सर जो पास्ट में था, जो पास्ट में था वो कंसिडरेशन था, ये कंसिडरेशन है, 2 कंसिडरेशन हो गए। बेटा ज्यादा सोच रहा है, ज्यादा सोच रहा है। आप किसी कस्टमर के पास रेगुलर जा रहे हो, सामान लेते हो, ले रहे हो, पैसे दे रहे हो, सामान ले रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट हर डेली का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है वो। अब उस कस्टमर, शॉपकीपर ने कहा कि ये मेरा रेगुलर कस्टमर है, ये मेरा क्या है, रेगुलर कस्टमर है। अब उसने कहा कि मेरी है ना शॉप की सिल्वर जुबली है, मैं मेरे परमानेंट कस्टमर को इतना 50,000 के वाउचर दूंगा या गिफ्ट दूंगा, जो भी दूंगा एक्स वाई, तो उनके लिए तो 50,000 रुपए का वाउचर मिल रहा है बेटा। उन्होंने क्या दिया बदले में, सर वो सर उसकी गुड्स खरीद, तो उस टाइम तो अलग बात थी। वो जो अब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके लिए कोई है कंसिडरेशन, मेरी बात समझे या नहीं समझे। मतलब ये कह रहा है कि प्रोमिस टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विस, पास्ट में कोई वॉलेंट्री सर्विस की थी, पहली बात तो वॉलेंट्री सर्विस थी, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना था। कोई डूब रहा है और मैंने जाके जान बचा ली, तो कॉन्ट्रैक्ट था, वो वॉलेंट्रीली किया था। वॉलेंट्री काम होने की वजह से आज वो कहता है कि मैं तेरे को 1 लाख का प्राइज दूंगा मेरे बर्थडे पे, वो कहता ओके, उसने प्रपोजल रखा, उसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट, क्या बन गया, एग्रीमेंट। अब चेक करते, वो प्राइज की मनी लेना कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ वैलिड है। अब वो बाद में बर्थडे वाले दिन आता है कि छोड़ यार क्या देना क्या नहीं देना, कहता नहीं देता, कहता देख यार तूने मैं सब कहा था, ये तो गलत बात है, बुला के मेरी फोटो खींच रहा तू, कहता नहीं देता, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, क्योंकि अपने कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है। मेरी तरफ से था, लेकिन तेरी तरफ से क्या है, बोलो था कि नहीं था, बताओ बेटा, वो वैलिड है इनवैलिड, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, क्योंकि वो जो कंसिडरेशन आ रहा था ना, तो पास्ट की एक्ट की वजह से आ रहा था, समझाया। तो ध्यान रखना, अगर कोई किसी को कंपनसेट करता है पास्ट वॉलेंट्री सर्विस की वजह से, तो उसमें बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वैलिड। कोई डाउट है तो बोल दो। थर्ड केस, बेटा हमारे इंडिया के अंदर एक लिमिटेशन एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट, उसमें लिमिटेशन बता रखी है कि ये काम इतने टाइम में होना चाहिए, अगर वो काम इतने टाइम में नहीं होगा तो वो टाइम बार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइम बार्ड। बोलो बात समझ आएगी नहीं, अगर वो काम उतने टाइम में नहीं हुआ तो वो टाइम बार्ड हो जाएगा, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जैसे एक चेक देते हो आप, चेक के ऊपर डेट डाली आपने 1 जून, तो साथ चेक में 1 जून डेट डाली बेटा, वो चेक कितने दिन वैलिड है, 3 महीने, मैंने BRS में बताया था। 1 जून 2023 का चेक है, तो आप 1 जून को लगा सकते हो, 2 जून, जुलाई, अगस्त तक, 3 महीने तक लगा सकते हो। अगर उस डेट 1 जून है और उसको 3 महीने बाद बैंक में चेक लगाओगे तो चेक पास नहीं होगा, चाहे आपने उससे पैसे लेने हैं, क्योंकि वो क्या हो गया, टाइम बार हो गया। क्या हो गया बेटा, बहुत समझ आ गई। तो बेटा ये क्यों, क्योंकि नेगोशिएबल एक्ट में टाइम बता रखा है। ऐसे ही हमारा लिमिटेशन एक्ट में ये बोला कि अगर आपने किसी व्यक्ति से पैसा लेना है, किसी व्यक्ति से क्या लेना है, पैसा लेना है, और 3 साल तक वो पैसा ड्यू होने के बाद भी 3 साल तक आप उससे पैसा नहीं मांगते, पैसा क्या हो गया, ड्यू हो गया, और ड्यू होने के 3 साल तक आप उससे डिमांड नहीं करते, तो वो आपका जो अमाउंट है वो टाइम बार हो जाएगा, इसके मतलब उसके बाद आप मांग भी नहीं सकते उसको। सर ये बढ़िया काम है, हाँ सर मान लो वो 2 महीने 6 महीने मांग रहा है और दे नहीं रहा, फिर टाइम बार नहीं होगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, मतलब पैसा ड्यू हो गया,
ड्यू जिस दिन हुआ उस दिन से लेकर 3 साल तक आपने उस व्यक्ति से वो पैसा मांगा ही नहीं, बोरो ही नहीं किया, मतलब डिमांड ही नहीं कर रहे आप, तो वो पैसा टाइम बार हो जाएगा, फिर आप उस पैसे को नहीं मांग सकते। सर ये लो है, हाँ बेटा ये लो है, तो ये मानता है कि 3 साल तक तेरे को अच्छा पैसा ड्यू हो गया, तेरे को इसका मतलब जरूरत नहीं है, ठीक है जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, बोलो गलत है नहीं है। मतलब ए के पास 5,000 रुपये लेने थे बी ने, किसने, बी ने, अब वो ड्यू हो गया 1 जनवरी को, और बी 20 साल तक कोई पैसा नहीं मांगा, और 20 साल बाद आता है भाई साहब वो 5,000 रुपये, वो कहता है यार अब थोड़ा ना होता है यार, आप भी देखो यार कितना टाइम हो गया उस चीज को, बोलो बात समझ आती है नहीं आती, क्या हो गया वो टाइम बार हो गया, मांग सकता है नहीं मांग सकता, कोर्ट में केस कर सकता है नहीं कर सकता, ये तो मैंने इसका बैकग्राउंड बताया है क्योंकि ये पॉइंट इसमें यूज होगा, अब मैंने टॉपिक नहीं कराया, आगे बात समझ, अब सुनना, मान लीजिए ए ने, ये ए है और ये बी है, बी से 10,000 रुपये लेने थे, क्या लेने थे, क्योंकि ए ने बी को कोई गुड्स सेल किए थे बेटा, क्या सेल किए थे, 10,000 रुपये लेने थे, वो कहता है ये 10,000 रुपये मैं आपको आफ्टर 1 मंथ दे दूंगा, आफ्टर 1 मंथ, मतलब आप में से 1 जून को ले लेना, कब ले लेना, 1 जून, ए को, ठीक है, अब 1 जून 2023 को ले लेना, कहता पूरा लिखता हूँ समझ में आएगा, अब ए 1 जून को नहीं गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, फौरन चला गया, आ गया गया आया, अब वो आता है इसके बाद 2040 में, कब आया बेटा, कहता यार वो सच में भूल गया तेरे से ना पैसे लेने गया, वो कहता भूल गया था क्या, कहता मैं भी भूल गया, बोलो ले सकता है नहीं ले सकता, एक बात, हाँ अगर बी ईमानदार है, मान लो ऑनेस्टली देना चाहे तो दे सकता है, एज पर लो नहीं ले सकता वो, बोलो बात समझ आएगी नहीं आई, ये बात समझ में आई, अब तुम दे ध्यान दे लो, फिर बाद में कहोगे सर दोबारा बताना, नहीं ले सकता, बी नहीं ले ए नहीं ले सकता, बी नहीं देने के लिए लायबल नहीं है, लेकिन बी कहता है हाँ मैं तेरे को पैसे दूंगा, मैं टाइम बार लोन को देने का प्रॉमिस कर लिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया बेटा, अब ये कॉन्ट्रैक्ट 3 साल पूरे हो गए, ये नहीं ले सकता, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया, बोलो हो गया कि नहीं हो गया खत्म, अब 2040 में आया, लेकिन बी कहता नहीं नहीं यार मैं तेरे पैसे दूंगा, अब ये एक नया कॉन्ट्रैक्ट है, ध्यान से सुन लेना, वो टाइम बार होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका, खत्म हो चुका, अब बी कहता नहीं नहीं मैं तेरे पैसे दूंगा 10,000 रुपये, मान लो उसको नॉलेज नहीं थी कि 3 साल बाद मांगते तो देने नहीं होते, ये वो एक्स वाई जेड कोई भी कारण मान लो, या वो अच्छा था कहता नहीं यार मैं किसी के पैसे नहीं रखता मैं दूंगा, जो भी कारण था, वो कहता मैं 10,000 रुपये दूंगा, ठीक है, अब बताओ इसकी तरफ से कंसिडरेशन क्या, 10,000, इसकी तरफ से क्या कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन, ठीक है, अब टाइम बार था ये लोन, मतलब टाइम से पार हो चुका था इसलिए टाइम बार हो गया, ये समझ आ गया, अगर टाइम बार लोन को रीपेमेंट करने का कोई प्रॉमिस कर देता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसिडरेशन की भी वैलिड है, अब दोबारा इसने प्रॉमिस कर लिया और 2 दिन बाद कहता नहीं दूंगा, अब नहीं मुकर सकता, अब तो देने पड़ेंगे, सर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ये वैलिड है, सर इसमें कंसिडरेशन नहीं है एक की तरफ से, बिना कंसिडर, ये तो एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं हमने, बिना कंसिडरेशन के ये कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, हाँ बिल्कुल, मेरी बात समझे या नहीं समझे, ये बात क्लियर है नहीं है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि टाइम बाद पहले तो इसकी हिस्ट्री बताई, क्योंकि बिना हिस्ट्री के समझ नहीं आएगा, तो हिस्ट्री है 3 साल से ज्यादा हो जाए तो ले नहीं सकता, लेकिन अगर टाइम बार हो गया और उस लोन को रीपेमेंट करने की प्रॉमिस कर देता है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, सर इसमें देखो कंसिडरेशन तो था, ए ने इसको गुड्स दिए थे, वो अरे बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट अलग है और ये कॉन्ट्रैक्ट अलग है, मतलब ऐसे तो एक कॉन्ट्रैक्ट पैसे को उसी को गिराई जाओ, अब फाउंडेशन में इंटरव्यू आया आपको सर पढ़ा दो मैं पढ़ा दूंगा, फीस सर फाउंडेशन में दी थी, वही बार बार कंसिडरेशन गिराते रहोगे मेरे को आप, बोलो बेटा समझ रहे मेरी बात को, क्या गोलगप्पे का एग्जाम्पल है, भैया कल तो पैसे दिए थे तेरे को, तो कल का कॉन्ट्रैक्ट अलग था, आज का, तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसिडरेशन के भी क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, ये इसका क्या है बेटा, एक्सेप्शन है, पहला क्या था, नेचुरल लव, दूसरा क्या था, पास्ट वॉलेंट्री एक्टिविटी, थर्ड क्या था, टाइम बार डेट, डेट का मतलब अमाउंट होती है, लोन होता है, ठीक है, फोर्थ
कंप्लीटेड गिफ्ट। अब इसमें कंफ्यूजन मत होना, ये पहला था नेचुरल लव से। अगर नेचुरल लव में कोई चीज दी गई है तो बिना कंसिडरेशन की क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, लेकिन वो राइटिंग और रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये जो नोट्स दिए ना मैंने आपको, ये मैंने समराइज नोट्स दिए आपको। समराइज नोट्स समझते हो, मतलब बड़ा मत्था पच्ची करके जो मेन जो दूध पर से जो मलाई होती है ना वो निकाल के दी है, ताकि आपको लोड ना आए। लिसन मी। फोर्थ है कंप्लीटेड गिफ्ट। आपने किसी को गिफ्ट कर दिया। क्या कर दिया? मान लीजिए मेरा बर्थडे था, भूमि ने मेरे को मोबाइल गिफ्ट कर दिया। क्या कर दिया? मोबाइल गिफ्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है भाई, मैं आपको मोबाइल गिफ्ट कर दिया बेटा। अब बताओ इसकी तरफ से कंसिडरेशन क्या है? मोबाइल। मैंने क्या दिया? आशीर्वाद। ये कंसिडरेशन नहीं है, समझ आया? ठीक है। 5-7 दिन बाद भूमि और मेरी बिगड़ गई, सर मेरा गिफ्ट वापस दो। बोलो मांग सकती है? नहीं मांग सकती। सर इनकी तरफ से जो कंसिडरेशन था वो मोबाइल था, आपने बदले में कुछ दिया ही नहीं। मैं क्या केक खिलाया था, पार्टी दी थी, वो अलग बातें हैं। मतलब ये अगर कोई गिफ्ट है, कंप्लीटेड गिफ्ट का मतलब गिफ्ट दे दिया है। कंप्लीटेड गिफ्ट का मतलब क्या है? दे दिया है गिफ्ट। तो उसके बाद वो गिफ्ट दिया है, तो वो गिफ्ट जो है वो बिना कंसिडरेशन के भी गिफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वैलिड होता है। अब देखो गिफ्ट यहां पर वो नेचुरल लव वाला भी आ सकता है यहां पर, ठीक है ना? तो कोई गिफ्ट, ये देखो लिखा हुआ है कंप्लीटेड गिफ्ट, मतलब गिफ्ट आपने दे दिया। क्लियर होगी मेरी बात? सुनो, तो वो आप बिना कंसिडरेशन के भी क्या माना जाएगा? माना जाएगा। आगे बात समझे। उसके बाद नेक्स्ट, ये बड़ा है, क्रिएशन ऑफ एजेंसी और पार्टनरशिप। ये पॉइंट बड़ा समझने वाला है, सुनना। एजेंसी का मतलब क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल और एजेंट होते हैं, उसको एजेंसी बोलते हैं। अगर पता हो तो ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशन में क्या होती है? एजेंसी होती है। विश्वास होता है ना, ट्रस्ट। क्या होता है बेटा? ट्रस्ट। ट्रस्ट से एजेंसी बनती है। आप वो कोका कोला की एजेंसी मत समझ लेना, समझ रहे हो क्या? या हैवमोर की एजेंसी ले रखी है हमने, वो नहीं है। या ब्रिटानिया की ले रखी है, अमूल की ले रखी है। उसमें भी देखा जाए तो आप उसके एजेंट ही हो, देखा जाए तो। हैवमोर ने या मान लीजिए वाडीलाल की एजेंसी लिया आपने, तो वो क्या प्रिंसिपल है, आप उसकी क्या हो? एजेंट। सुनना, प्रिंसिपल और एजेंट का जो रिलेशन होता है उसको एजेंसी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है। ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल समझते हो? ओनर। एजेंट उसके जो यहां पे काम, समझ रहे हो? अब सुनना, प्रिंसिपल और एजेंट का आपस में कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब एजेंट जो भी काम करेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होता है। मेरी बात ध्यान सुन लो, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मैंने यहां पे मान लीजिए किसी पर्सन को जॉब पे रखा हुआ, वो मेरा क्या है? मैं उसका प्रिंसिपल हूं, वो मेरा क्या है? एजेंट। जैसे गोविंद है मान लो, ठीक है। अब आपने उसको फीस दे दी, या किसी और बच्चे ने फीस दे दी, या कुछ ने उसने कोई नुकसान कर दिया, उसके लिए आपने फीस दे दी, उसने ले ली और वो 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। फिर मैंने कहा खुश बेटा फीस, सर मैंने दे दी। किसको दी? गोविंद को दी। मैंने देखा नहीं मिली, मैं क्या भैया मेरे को नहीं पता, मैं तो फीस तूने मेरे को क्यों नहीं, मैं तो सर वो तो आपका एजेंट था। बोलो गलत है? सही है? वो आपका क्या था? एजेंट था। समझ रहे हो? तो मैं इसे दोबारा मांग सकता हूं? नहीं मांग सकता, क्योंकि एजेंट के जो भी काम होते हैं ना, बोलो बेटा, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रिंसिपल। बोलो बात समझ आएंगे? उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल और एजेंट का क्या होता है? आपस में एग्रीमेंट होता है, लेकिन इसमें कोई कंसिडरेशन होता है? नहीं होता है। लेकिन ये बिना कंसिडरेशन के भी ये क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वैलिड। क्योंकि एजेंट, अब मैं यहां पर एजेंट को कोई भी काम करता हूं, एजेंट कितनी कंपनी है बेटा, अब पीएनबी बैंक में कोई इंप्लॉई फ्रॉड कर जाए, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? पीएनबी बैंक जिम्मेवार है। बोलो बात समझ आएगी? कहते हो वो क्या, मैंने तो किया नहीं, मेरे तो इंप्लॉय फ्रॉड कर गया, मेरे को पता नहीं। तो इंप्लॉय तो तेरा ही था। अरे बोलो बात समझ आएगी? पीएनबी बैंक क्यों दे, उस इंप्लॉय ने फ्रॉड किया, उसको ढूंढ के लाओ, पीएनबी बैंक देगा।
वो उसका एम्प्लॉय उसका एजेंट था, क्योंकि वो एजेंट हमेशा किसके बिहाफ पे काम करता है? हर जगह मालिक जाके थोड़ा काम करता है, उसने जो अपॉइंट कर रखे वही व्यक्ति काम करते हैं। बोलो बेटा। तो प्रिंसिपल एजेंट ने जो भी वर्क किया है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? प्रिंसिपल। ध्यान रखना। तो ये कहेगा भाई मैं तो रिस्पॉन्सिबल हूं नहीं, ये एजेंट ने गलत काम किया, इससे लो आप, इससे भरपाई कराओ आप। ठीक है, आप इसके प्रिंसिपल हो, आप दोनों में क्या थी? एजेंसी थी। ठीक है, क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था? क्या था? कहता कोई कंसिडरेशन नहीं था। एजेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बिना कंसिडरेशन के भी क्या होता है? वैलिड होता है। बोलो बात समझ आएगी नहीं? तो प्रिंसिपल और एजेंट ये एजेंसी है, तो इनमें कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी बिना कंसिडरेशन के भी ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड है। कल को एजेंट कोई गलत काम करता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल है। कल को प्रिंसिपल ये नहीं कह सकता कि हमारे अंदर कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन नहीं था। तो ये बिना कंसिडरेशन के भी क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा। एक बात। अब आता पार्टनरशिप फर्म। आपको पढ़ा होगा 100%, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ लो, क्योंकि पार्टनरशिप में ये चीज बताई होगी। पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर होते हैं बेटा, जो क्या होते हैं? जैसे ए, बी और सी, ये फर्म के जो पार्टनर होते हैं ना, वो फर्म के एजेंट भी माने जाते हैं। ये बताया होगा आपको टीचर ने। क्योंकि जो इन्होंने काम किया, ए ने काम किया, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? फर्म जिम्मेवार है। बी ने काम किया, उसके लिए भी कौन जिम्मेवार है? फर्म। सी ने काम किया, उसके लिए भी कौन जिम्मेवार है? फर्म। तो ये पार्ट फर्म जो है, फर्म, और ये हर जो पार्टनर होता है वो ओनर भी होता है और दूसरे पार्टनर का एजेंट भी होता है। ये टीचर ने बताया होगा पक्का। सर एजेंट क्यों होता है? अब सुनो, ए ने कोई काम किया, ए ने कोई काम लिया, मान लो बैंक से लोन लिया, तो उसको देने के लिए जिम्मेवार है? हाँ है, एज ए प्रिंसिपल। बोलो है या नहीं है? बताओ, ए ने जो लोन लिया उसको देने के लिए बी जिम्मेवार है? हाँ है, एज ए एजेंट। सर ये क्यों जिम्मेवार है? अरे इसने फर्म के लिए लिया है तो फर्म जिम्मेवार है, तो मतलब बी और सी भी जिम्मेवार है। तो हर पार्टनर फर्म का ओनर, साथ ही साथ क्या होता है? एजेंट भी होता है। सर एजेंट क्यों होता है? क्योंकि एक पार्टनर ने जो काम किया उसके लिए वो खुद तो जिम्मेवार है ही है, बाकी पार्टनर भी जिम्मेवार है। और बाकी कब जिम्मेवार होते हैं? जब वो एजेंट होते हैं। तो हर पार्टनर फर्म का क्या होता है? एजेंट होता है। अब ए ने काम किया, उसके लिए ए जिम्मेवार है, फर्म भी जिम्मेवार है। फर्म जिम्मेवार है, फर्म के दोनों पार्टनर भी जिम्मेवार है। बोलो समझ आए नहीं? तो हर पार्टनर फर्म का ओनर भी होता है, और साथ ओनर होने के साथ साथ एजेंट भी होता है। एजेंट का मतलब ये नहीं है सेल्स एजेंट होता है, वो मतलब नहीं है। एजेंट का मतलब है कि दूसरे पार्टनर ने जो काम किया उसके लिए वो भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ये मतलब है एजेंट का यहाँ पर। बोलो बात समझ आएगी? तो एजेंसी या पार्टनरशिप के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बिना कंसिडरेशन ये क्या होते हैं? वैलिड। ये 5 अक्षर मोस्ट इंपोर्टेंट। थैंक यू।